अजय 19 साल का था जब उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की थी। विमला हर रोज की तरह सुबह के समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाती है। अजय बेटा आ जा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है और आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है, तुझे लेट नहीं हो रहा जाने में? मेरी प्यारी माँ, मुझे पता है आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए तो मैं जल्दी तैयार होकर आ गया और मैं आज पहले दिन कॉलेज जाने के लिए बहुत खुश हूँ। अपने बेटे को खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। आखिर मेरा बेटा बड़ा आदमी जो बनेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा। हाँ माँ, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, आपके और पिताजी के सारे सपने पूरा करूं और एक बड़ा सा घर ले लूं अपने माता पिता के लिए। पिताजी नहीं दिख रहे माँ, कहाँ चले गए सुबह सुबह? बेटे तेरे पिताजी किसी जरूरी काम से गए हैं, शाम को तेरे आने तक घर आ जाएंगे। विमला और उसका बेटा खुशी खुशी नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से घर में एक फोन आता है। विमला फोन उठाने जाती है। फोन पर बात सुनने के बाद पता चलता है कि अजय के पिताजी की किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब अजय के पिताजी को दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं, विमला अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। बेटा तेरे पिताजी तो चले गए, हम दोनों को अकेला छोड़कर अब तू ही मेरा एक सहारा है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अब खूब मेहनत करूँगा और अपनी माँ को हमेशा खुश रखूँगा। मैं अब एक फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगा और वैसे भी मुझको कुक करने का बहुत शौक है। बेटा तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, मैं दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके पैसे कमा लूंगी, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं आपको लोगों के घरों में काम करने नहीं दूंगा, मैं फास्ट फूड का ठेला लगा दूंगा, खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। अजय अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर जैसे तैसे एक छोटा सा फास्ट फूड का ठेला खोल लेता है, जहाँ पे बाजार अजय के ठेले के अलावा कोई और फास्ट फूड का ठेला नहीं होता है। ठेला खोलने के एक हफ्ते बाद अजय का ठेला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर एक दिन अजय अपने फास्ट फूड का ठेला बढ़ाकर देर शाम को अपना ठेले को लेकर अपने घर जाता है। माँ आप खाना ले आई? मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लग रही थी, आज कस्टमर ज्यादा थे इसलिए आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। माँ क्या आप खाना खाएंगी नहीं? मेरे बेटे ने इतनी सी उम्र में इतनी मेहनत करना सीख गया। बेटा भगवान की कृपा से तेरा ठेला और बढ़े, लेकिन बेटा तू रोज ठेला लेकर जाएगा लेकर आएगा, कितनी मेहनत का काम है ये, तू ये काम छोड़ दे। नहीं माँ, मैं और मेहनत करके एक दिन बड़ी सी फास्ट फूड की दुकान खोलूंगा, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अजय खाना खाकर अपने कमरे में सो जाता है और हर रोज की सुबह जल्दी उठकर अपने ठेले को साफ करके खोलता है। धीरे धीरे अजय का फास्ट फूड के ठेले पर भीड़ होने लगती है। कुछ दिन बाद अजय अपनी फास्ट फूड की बड़ी दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते अजय की फास्ट फूड की दुकान चलते हुए 1 साल हो जाता है और फिर एक दिन अजय देखता है कि बाजार में एक आदमी एक लड़के का पर्स छीनकर ले जा रहा था। चोर चोर पकड़ो, कोई इस चोर को मेरा पर्स ले जा रहा है, कोई तो मदद करो मेरी। ये लीजिए मैडम जी आपका पर्स, और आगे से बाजार में अपना पर्स लेकर ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। बाजार में इतना चिल्लाने के बाद भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। इट्स ओके, और आगे से ध्यान रखिएगा मैडम जी। लड़का तो अच्छा है, लगता है इससे बात करनी ही पड़ेगी। लड़की की मदद करने के बाद लड़की अजय को पसंद करने लग जाती है और अगले ही दिन वो लड़की अजय की फास्ट फूड की शॉप पर जाती है अपनी स्कूटी को लेकर। अजय उसको देखकर बोलता है, मैडम जी आप यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है, वो कल आपने मेरी मदद की थी ना, तो मैं आपका नाम जानने आई थी। वैसे मेरा नाम विशाखा है, और तुम्हारा नाम क्या है? कौन कौन है आपके घर में? मेरा नाम अजय है और ये मेरी छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है और मेरे छोटे से घर में और मेरी माँ रहती है। विशाखा हर रोज किसी न किसी बहाने से अजय को देखने और उससे बात करने के लिए अजय की फास्ट फूड की दुकान पर चली जाती थी और हर रोज अजय शाम होने के बाद अपनी दुकान बंद करके विशाखा के साथ घूमा करता था। अजय भी धीरे धीरे विशाखा को पसंद करने लगा था और फिर एक दिन दोनों रात के समय घूमते हुए विशाखा अपने प्यार का इजहार कर देती है। अजय मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जब तुमने मेरी पहली बार मदद की थी ना, मैं जब भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैं भी विशाखा से प्यार करता हूँ, पर विशाखा एक अमीर घर की लड़की है और मैं कहाँ एक फास्ट फूड की छोटी सी दुकान खोलकर मेहनत करके अपना घर चलाता हूँ।
अजय, किस सोच में पड़ गए तुम? कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। विशाखा, अब समय ज्यादा हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ देती हूँ। देर रात होने के बाद अजय अपने घर आ जाता है और विशाखा अपने घर चली जाती है। अजय घर आने के बाद अपने कमरे में जाकर बस विशाखा की बातें सोचने लगता है और हर रोज की तरह अगले दिन सुबह समय अपनी दुकान पर जाता है और शाम को विशाखा के आने के बाद वो दोनों रात होते ही दुकान बंद करके विशाखा के साथ पार्क में घूमने जाता है और अजय अपने प्यार का इजहार कर विशाखा के आगे कहता है और कुछ दिनों बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। माँ जी, इतनी गर्मी है और मेरे कमरे में जो पंखा है वो भी धीरे धीरे चलता है और मुझे रात में इतनी गर्मी लगती है जिसकी वजह से सोया नहीं जाता। पूरी रात मेरा बुरा हाल हो गया है। बहू, वो पंखा बहुत पुराना है, इसलिए कम हवा दे रहा है। कोई बात नहीं बहू, कुछ दिन बाद नया ले लेंगे। माँ जी, गर्मी के दिन तो अभी है तो पंखा कब लोगे? पंखा तो हमें अभी लेना चाहिए ना नया। बहू, तुझे पता तो है तुम दोनों की शादी के बाद अजय का कितना खर्चा हो गया है और अभी पैसे की बहुत दिक्कत है, इसलिए। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। ऐसा बोलकर विशाखा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब विशाखा को प्यास लगती है तो विशाखा ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज देखती है। पूरे घर में फ्रिज ना दिखने से विशाखा अपनी सास विमला के पास जाती है। माँ जी, इस घर में मुझे कोई फ्रिज नहीं दिख रहा है, मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। बहू, हम लोग गरीब इंसान हैं और मैं और अजय शुरू से ही मटके का पानी पीते हैं और तुझे भी मटके की पानी की आदत डालनी होगी। क्या? मैं इतनी गर्मी में ये मटके का पानी पीऊंगी? पता नहीं किस पुराने और गरीब घर में आ गई हूँ मैं। विशाखा ऐसा बोलकर अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। विमला विशाखा की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। शाम होते ही जब अजय घर लौटता है, रसोई में देखता है कि उसकी माँ खाना बना रही है। तभी अजय अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप अपना खाना बना रही हो, विशाखा कहाँ है? वो कहीं गई है क्या जो आप खाना बना रही हो? नहीं बेटा, वो अपने कमरे में सो रही है, तो इसलिए मैंने उससे परेशान नहीं किया और मैंने खाना बना लिया। विशाखा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम इस घर की बहू होकर आराम से सो रही हो और माँ वहाँ गर्मी में खाना बना रही है। मैं इस घर में तुमसे शादी करके आई हूँ, ना कि गर्मी में खाना बनाने। और मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो यहाँ का सारा काम करूँगी। ये तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। शादी के कुछ दिन बाद विशाखा अपने रंग ढंग दिखाने लग गई थी और घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद अजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बहू होने के बाद भी उसकी माँ घर का पूरा काम कर रही है। फिर एक दिन अजय विशाखा का सामान पैक करके उसे घर से निकालता है और बोलता है, विशाखा, तुम अपने घर जा सकती हो। जब तुम मेरी माँ को बहू का सुख नहीं दे सकती हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है जो मुझे और मेरी माँ को गरीबी का एहसास दिलाती हो। अजय, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी और तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा सब कुछ है। मुझे माफ कर दो अजय, अब मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। विशाखा अपनी सास और अपने पति से माफी मांग लेती है और अपनी सास विमला के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटाने लगती है और धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख जाती है और घर में तीनों के लिए खाना विशाखा ही बनाती है। कोमल, नाम जैसा वो भी वैसे ही सॉफ्ट नेचर की। कोमल को हर रोज उसकी सास ताने मारा करती। एक रोज, सुन बहू, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाकर रखना वरना मेरी नाक कट जाएगी और अगर जरा भी नखरे दिखाई ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। ले पकड़ लिस्ट और जो भी मैंने लिस्ट में लिखा है ना, ये सारा खाना बन जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आपने तो लिखा ही नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। खाना कम ज्यादा बन जाए तो फिर? क्यों कम पड़ेगा? और बहुत सवाल करती है। अरे हमारे टाइम पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे मुंह से सास के सामने चूं भी निकल जाए। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। अगर खाना बनाने में इधर उधर हो गया या कम ज्यादा हो गया तो आप मुझे पाताल में ही धंसा दोगी। मुझे तेरा पता है तू ऐसा ही कुछ बोलेगी। और रही बात लोगों की, तो ऐसा कर 10 लोगों का खाना बना दे और हम घर के 4 लोग कुल मिलाकर हो गए 14 लोग। तो जा फटाफट से 14 लोगों का खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? इतना सारा खाना बनाने में बहुत वक्त भी लग जाएगा। कोई हेल्प कर दे तो? हेल्प? अरे हमारे जमाने में हमारी सास कुछ बोल दे तो वो लक्ष्मण की रेखा होती थी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सास कुछ बोले और हम वो काम ही ना करे।
अब जा जाकर काम कर, बहुत बातें कर ली, वक्त पर खाना बन जाना चाहिए। सास की ताने सुनकर कोमल चली जाती है और अगली रोज कोमल घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है और काम करती बहू को देखकर आराम से बैठी टीवी देख रही कुंती से कहती है, क्या बात है कुंती, अपनी बहू का सही फायदा उठाया है। बेचारी इतनी सॉफ्ट नेचर की है, इसलिए तुझे कोई जवाब नहीं देती, वरना आजकल की बहू तो बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बाहर रहती हो इसीलिए मेरी बहू के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम तारीफ कर रही हो। अरे सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बहू बहुत अलग है। मैंने आज तक उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसी सॉफ्ट नेचर रहा तो कोई भी ऐरा गैरा तेरी बहू का वो लूट कर चला जाएगा। लिख कर ले ले। अच्छा, सबको लगता है मेरी बहू बहुत सॉफ्ट नेचर की है, सबकी गलत फहमी है, एक दिन जरूर टूट जाएगी, बस समय आने दो। अरे अब मैं तुझे समझाना ही नहीं चाहती, बस बहुत हो गया। अब बस बहू से बोलकर पानी पिलवा दे, तुझे समझाते समझाते मेरा गला सूख गया है। दोनों बातें कर रही थी। तभी कोमल पानी और चाय दोनों लेकर आती है और अपनी सास और पड़ोसन को देती है। अरे देख कितनी समझदार है तेरी बहू, पानी मांगा था चाय लेकर आई है, कितनी अच्छी है। हाँ, पानी के बदले चाय मिल जाए तो देने वाला इंसान बहुत अच्छा ही हो जाता है। क्या क्या कहा, समझी नहीं, फिर से बोलना जरा। अरे कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रही थी। और बता, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उस दिन बहू ने मेरी मदद ना की होती पैसों से, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। तू भी घर पर नहीं थी, इसलिए बहू से पैसे मांग लिया। अच्छा, तभी सोचो इतनी तारीफ क्यों हो रही है बहू की। कुछ कहा क्या? ऐसा क्या बोल रही है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे जो भी बोलना है जोर से बोल। नहीं तो मैंने अभी क्या, पहले भी कुछ नहीं कहा था। सामली भी बातें करके घर चली जाती है। तभी कुंती कोमल से कहती है, क्यों रे बहू, तूने सामली को पैसे किससे पूछ कर दिए? मैंने 1000 बार कहा था कि सबकी मदद करना, लेकिन हमारी पड़ोसन की कभी नहीं, क्योंकि उसको जब भी पैसे दिए हैं वो पैसे कभी मुझे वापस मिले ही नहीं है। पता नहीं अब तेरे दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। माँ जी, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा सॉफ्ट नेचर की हूँ। कोई भी मेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगता है तो मैं पिघल जाती हूँ, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। तू सिर्फ मुझसे ही जुबान लड़ाना जानती है, मैं भी तेरे सामने रो दूं ना तो तू फौरन पिघल जाती है। अरे बहू, तू बहुत भोली है रे, ऐसे कैसे इतना सॉफ्ट नेचर रखने से चलेगा? माँ जी, सॉफ्ट नेचर की हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अपने दिए हुए पैसे ना निकाल सकूँ इतनी पागल नहीं, सब कर लूंगी, आप बस देखती रहो। हे भगवान, मेरी बहू का ये सॉफ्ट नेचर कब बदलेगा? इतना अच्छा होना भी सही नहीं है, कहीं इसका अच्छेपन का कोई गलत फायदा ना उठा ले। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुंती अपनी बहू के सॉफ्ट नेचर को देखकर कोमल को ताना मारना भी बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास बहू दोनों बाजार जाते हैं। रास्ते में कोई उसकी सास का पर्स छीन लेता है। कुछ दूर कोमल उस चोर को अपने पैर से रोकती है और पकड़कर कहती है, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी माँ जी का पर्स चुरा के? बहन जी, अरे बहन जी, जानबूझ के चोरी नहीं की है बहन जी, गलती से हो गई बहन जी, माफ कर दीजिए बहन जी। अरे हमारे घर में हमारी बीमार माँ है, 4 कुंवारी बहनें हैं बहन जी। अरे हम बहुत गरीब है बहन जी, काम मांगने जाते कोई काम नहीं देता बहन जी, हर कोई बेइज्जत करके भगा देता है बहन जी। इसी कारण मजबूरी में चोर बने हैं। हमारी माँ दवाई के बिना मर जाएगी, हमारी कुंवारी बहन शादी ना होने पे खुदकुशी कर लेगी। अरे बहन जी, कुछ तो दया कीजिए। अरे भैया, कोई बात नहीं, आपकी माँ बीमार है, रुकिए मैं आपको और पैसे देती हूँ, आप उनके लिए खाने की कुछ चीजें भी खरीद लेना। शुक्रिया बहन जी, आप तो बहुत ही नेक दिल निकली। ये लीजिए आपकी सास का पर्स। कोई बात नहीं, ये भी ले जाइए, मैं माँ जी को समझा दूंगी। आप ये पैसे और माँ जी के पैसे दोनों ले जाइए। कोमल के इतना बोलते ही चोर वहाँ से चला जाता है और खुद से कहता है, हमारा नाम बिरजू है बिरजू, किसी को भी झांसे में ले सकते हैं। और ये आजकल की औरतें तो इतना इमोशनल फूल होती हैं। दूसरी तरफ कोमल की सास कोमल से कहती है, अरे मंद बुद्धि, तेरा क्या करूँ मैं? ऐसे कैसे तूने हाथ आए चोर को छोड़ दिया? अरे इतनी बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया,
आप ऐसा क्यों बोल रही हो? बेचारे की माँ बीमार थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की, और कुछ नहीं। लेकिन तूने ऐसा किया ही क्यों भला? बता मुझे। उस दिन भी सामली आकर रोने लगी तो उसे पैसे दे दिए। चल उसका तो ठीक है, लेकिन तूने चोर को भी पैसे दे दिए, क्यों? माँ जी, मैं क्या करूँ? कोई मेरे सामने अगर रोने लगता है तो मेरा दिल पसीज जाता है। मेरा सॉफ्ट नेचर के कारण मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। हाय रे, तेरा सॉफ्ट नेचर कभी हमें डुबा लेगा। अब बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पर्स चाहिए। उसमें तेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर थी। हाय, अब मेरा क्या होगा तेरे ससुर के बिना? माँ जी, आप रोइए मत। मैं अभी जाकर आपके पर्स से ससुर जी की तस्वीर लेकर आती हूँ। क्या मतलब क्या है तेरा? सिर्फ तस्वीर लेकर आएगी? अरे मुझे मेरा पूरा पर्स चाहिए, और पर्स के पूरे पैसे भी। जा जाकर लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं उनको बोलूंगी तो चोर भैया दे देंगे मुझे आपका पर्स। अभी जाती हूँ। हाँ हाँ, तेरा रिश्तेदार जो ठहरा है दे ही देगा। कोमल अब उस चोर के पीछे चली जाती है सास का पर्स लेने। बहुत ढूंढने के बाद भी आखिरकार कोमल को वो चोर मिल ही जाता है। अरे सुनिए ना चोर भैया, अरे ओ चोर भैया। अरे बहन जी, आप हमारे पीछे पीछे चल रही हो? अरे कोनो जासूसी कर रही हो का? नहीं, मैं अपनी सास का पर्स लेने आई हूँ। उस पर्स में मेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर है, उसे ही वापस लेने आई हूँ। और हाँ, पैसे भी चाहिए। आप मेरा सारा पैसा रखिए, लेकिन मेरी सास का पर्स लौटा दीजिए। अरे बहन जी, पगला बगला गई हो का? अरे बहन जी कह रहे हैं तो क्या माँ बन के हमारे सर पे नाचोगी? चुपचाप से पीछे हट जाओ, वरना ये चाकू देख रही हो, काट देंगे। भैया आराम से दे दो पर्स, वरना सही नहीं होगा। मैं जितना सोचती हूँ सबके साथ प्यार से रहूं, लोग मेरे सॉफ्ट नेचर का उतना फायदा उठाते हैं। अरे अरे, बहुत भारी मजाक कर रही हो तुम। शायद तुमको पता नहीं है कि हम कौन है। हम है बिरजू, बिरजू भैया। अरे हमसे जो भी पंगा लेता है कब्र में जाके सोता है, समझी? और तुम हमसे पंगा लेने आ रही हो, तुमको ये बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से, वरना फिर हमको कुछ नहीं बोलना। चोर जैसे ही कोमल को चाकू मारने की कोशिश करता है, तभी कोमल उसे पकड़कर उठाकर पटक देती है और चोर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कोमल उस चोर को कंधे पर उठाकर अपनी सास के पास लेकर जाती है। वहाँ सामली भी खड़ी होती है। अरे बहू, तू इसे ऐसे कंधे पर कैसे उठाकर ले आई, और ये बेहोश कैसे हो गया? क्योंकि माँ जी, मैं पहले पहलवान थी। मेरे गुस्से की वजह से मैंने अपना नेचर बदल लिया था, लेकिन मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर सभी मेरा फायदा उठाने लगे। तो सोच रही हूँ फिर से पहले जैसी बन जाऊं। लेकिन मुझे अपना नेचर सॉफ्ट ही पसंद है, तो आप भी मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर फायदा मत उठाना। कोमल की सच्चाई जानकर दूसरे दिन सामली कोमल का सारा पैसा लौटा देती है और कोमल फिर से सॉफ्ट नेचर की बन जाती है और सास उसे कुछ नहीं कहती। शारदा अपने बेटे पंकज की शादी करवाती है। घर में सभी बहुत खुश थे। मेहमान की आवाजाही और दुल्हन को देखने के लिए लोगों का आना जाना लगा था। अरे शारदा, अपनी बहू को तो दिखा दे। मैं तो बहू की मुंह दिखाई करने आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुंह दिखाई बिना पैसों के करने आई है या कुछ लेकर भी आई है बहू के लिए? 111 रुपए लेकर आई हूँ तेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए। वैसे भी तूने मेरी बहू की मुंह दिखाई में कौन सा 551 रुपए दिए थे? अच्छा चल ठीक है, देख ले मेरी बहू का चेहरा और बता, है ना सुंदर मेरी चांद सी बहू? अरे वाह वाह, बहू तो बहुत सुंदर है शारदा तेरी। लेकिन तेरी बहू का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? विमला, तुझे तो हर कोई कहीं ना कहीं देखा हुआ ही लगता है। बस एक तेरा ही तो चेहरा है जो सेलिब्रिटी वाला हो जैसे। विमला तो शारदा की बहू चंपा की मुंह दिखाई करके चली जाती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। चंपा भी घर में सभी को काफी पसंद आ रही थी। चंपा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही संस्कारी भी। माँ जी, आपने साग बनाने के लिए कहा था, मैंने साग बना दिया है। और देवर जी के लिए पनीर की सब्जी, उनके लिए गोभी की सब्जी, पराठे, चावल सब बना दिया है। अरे बहू, कितना काम करती है तू, कभी तो आराम भी कर लिया कर। माँ, मैंने कहा था ना आपको, एक ऐसी लड़की लेकर आऊंगा जो आपको कभी भी काम नहीं करने देगी, रानी बना के रखेगी आपको। और देखो, आपको रखा भी है चंपा ने। सच कह रहा है तू, ऐसी बहुएं तो भाग्य से मिलती हैं, भाग्य से। अब देर शाम शारदा अपनी बहू से पकोड़े बनाने के लिए कहती है, तो शारदा की बहू चंपा चाय के साथ पकोड़े बनाती है।
तभी वहाँ शारदा की पड़ोसन विमला आती है। अरे क्या बात है, चाय पकोड़े खाए जा रहे हैं यहाँ तो। जरा मुझे भी चखा दे, मैं भी चख लूं आखिर चाय पकोड़े बने कैसे हैं। अरे बहू, विमला के लिए भी चाय लेती आ। अरे शारदा, क्या चाय पकोड़े बनाए हैं तेरी बहू ने, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे आखिर बहू किसकी है, बिल्कुल मेरी तरह खाना बनाती है, स्वाद का एकदम। अरे मैंने तुम्हें पास्ता बनाने के लिए कहा था ना, तुमने अभी तक पास्ता नहीं बनाया क्या? अगर तेरा इतना ही पास्ता खाने का मन कर रहा है तो जाकर खुद बना ले। अरे नहीं माँ, आपको तो पता है चंपा बहुत अच्छा पास्ता बनाती है। लीजिए आपका पास्ता। पकाने में तो समय लगता है ना। चंपा घर में सभी का दिल जीत रही थी, सबको अच्छा खाना खिला रही थी, सबकी सेवा भी बहुत अच्छे से कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज शारदा घर में सभी से कहती है, मैंने पंकज की शादी के लिए ना मन्नत मांगी थी, अब शादी हो गई है तो हम सभी माता रानी के मंदिर जाएंगे, वो भी अपने गांव। माँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, आप लोग चले जाइए। तेरा जाना तो खास कर जरूरी है, क्योंकि तू और बहू ही है जो वहाँ पूजा करेंगे बैठ के। हाँ माँ जी, मुझे भी गांव घूमने की बहुत इच्छा है। अब तो बहू भी मान गई है, चलना तो सभी को होगा। शारदा के कहने पर सभी गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शारदा का छोटा बेटा रवि, बड़ा बेटा पंकज, बहू चंपा और वो खुद। लेकिन जाने से एक दिन पहले शाम में घर में गांव जाने की तैयारी चल रही थी और इसी वक्त विमला वहां आती है। अरे सभी कहाँ जाने की तैयारी करने लगे? अभी अभी तो शारदा तूने अपने बेटे की शादी की है, लगता है बेटे के साथ सभी हनीमून पे जा रहे हैं। धत, तू भी ना कुछ भी बोलती है। हम तो मंदिर जा रहे हैं, वो भी गांव की कुलदेवी के मंदिर। अरे शारदा, तू गांव जा रही है? तेरे जो कुलदेवी का मंदिर है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है यार, मैं भी कहीं जा नहीं पा रही हूँ। क्या मैं तेरे साथ गांव घूमने चलूं? नेकी और पूछ पूछ, भला काम में देरी कैसी, चल चलते हैं सभी। शारदा के साथ अब उसकी पड़ोसन विमला, दोनों बेटे और बहू सभी सुबह गांव के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी पंकज चंपा से कहता है, अरे चंपा, खाने में जो भी बनाया हो, लेकिन मेरा पास्ता बनाना मत भूलना। मैं पास्ता के बिना रह ही नहीं सकता, रास्ता कैसे काटूंगा? अरे बहू बना दे पास्ता, वरना मुझे नहीं लगता कि इसका रास्ता बिना पास्ते के कट जाएगा। हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ उनके लिए पास्ता। सारी तैयारियां हो जाने के बाद पंकज अपने दोस्त की गाड़ी लाता है और खुद गाड़ी चलाता भी है और अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। बहू, जब से तू शारदा की बहू बनकर आई है, शारदा बहुत खुश रहने लगी है। तेरी सास दिल की बहुत अच्छी है, भले ही जुबान कैसी भी हो। हाँ विमला काकी, ये तो आप सही कह रही हैं। सासू माँ दिल की बहुत अच्छी हैं और जुबान से भी, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, शारदा तेरी बहू बहुत अच्छी है, जो तू कहती है वो सब करती है, तेरी इतनी सेवा करती है। ऐसी बहुएं पूजा पाठ पुण्य करने के बाद ही मिलती हैं। सही कह रही है विमला काकी, आखिर पसंद तो मेरी है। ऐसे ही सबका रास्ता कट रहा होता है। तभी पंकज गाड़ी को एक साइड रोककर सभी से बोलता है, गाड़ी में ना हम सभी मिलके ना खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, मैं बस पास्ता खाने वाला हूँ, तो जल्दी से मुझे पास्ता दे दो। सभी खाने को बीच में रखो और सब मिल बांट कर खाएंगे। पास्ता सिर्फ तेरे लिए नहीं बनाया बहू ने, सबके लिए बनाया है। पास्ता खाते हुए सब चंपा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही सारे गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी एक आदमी चंपा के पास आता है और कहता है, काम हो गया हो तो जल्दी गाड़ी से निकलो और चलो। लेकिन इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं क्या, ऐसी हालत में? अगर दया ही आ रही है तो सबको उठाकर बता दो ना कि तुम यहाँ किस काम से आई थी। मेरा काम तो रास्ते के लिए बनाए हुए पास्ते ने कर दिया, मेरी क्या मजाल जो मैं इन्हें कुछ कर सकूं? अरे जल्दी चलो ना, कहीं ऐसा ना हो इन्हें होश आ जाए और हम सभी पकड़े जाए। सारा सामान ले तो आई हो ना तुम? काहे चिंता करत हो, सारा सामान लेकर आए हैं, कुछ ना ही छोड़े हैं हम। अब चंपा वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इधर कई घंटों के बाद शारदा की नींद खुलती है और वो देखती है कि सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं और चंपा वहाँ है ही नहीं। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों उठा रही हो मुझे? और मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? सर दर्द तो मेरा भी कर रहा है,
लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बहू कहाँ गई और हमारी आँख ऐसे लग क्यों गई। विमला उठ। अरे कोई रवि को उठाओ। क्या हो गया सभी को? सबके सब अपना सर क्यों पकड़े हुए हैं? अरे शारदा, तेरी बहू ने पास्ता क्या खिलाया? मुझे तो नशा ही हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पास्ता खाने के बाद ही उन्हें अचानक से क्या हो गया था। सब चंपा को ढूंढने भी लगते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि चंपा कहीं भी नहीं है और चंपा का बैग भी गायब है। माँ, कहीं आसपास होगी चंपा, चलिए देखते हैं। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है चिंटू अखबार वाला। अरे भैया अखबार ले लीजिए, अरे 15 रुपये में ही देंगे, पढ़िएगा, ताजा ताजा खबर मिलेगा। अरे शारदा, इस अखबार वाले की अखबार में तेरी बहू की फोटो लगी है, फोटो, और लिखा है लुटेरी बहू से सावधान हो जाए, कहीं वो आपके आसपास ना हो। माँ, विमला काकी सही कह रही है, चंपा की फोटो है, मतलब चंपा हमें लूट के भाग गई। रास्ते का पास्ता पड़ा महंगा, लुटेरी दुल्हन ने पास्ता खिला के सबको लूटा। अरे विमला, जले पर क्यों नमक छिड़क रही है? मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार? अरे वो मुझे छोड़ के भाग गई। ए चंपा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, अब सर पीटने से क्या फायदा, वो तो चली गई और हम सबको चूना लगा कर गई, रास्ते का पास्ता खिलाकर। अरे भैया हमको हमारे अखबार का पैसा तो दे दो। अबे जाता है कि चप्पल उतार के मारू तुझे। अबे एक तो मेरी बीवी भाग गई, ऊपर से तू मुझसे पैसे मांग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे खुद की बीवी तो संभाल ही नहीं गई भैया, और हमको काहे मारो सो? तो ऐसे रास्ते का पास्ता शारदा के घर वालों को महंगा पड़ता है। हालांकि शारदा के बेटे की पसंद शारदा के साथ साथ उनके घर वालों को भी काफी महंगी पड़ती है। दुल्हन तो उन्हें अच्छे से लूट कर जा चुकी थी, क्योंकि